वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इमरान भट्टी। हमारी सीरीज़ जो शुरू हुई थी उसमें हमने सिविल लॉ 2 वो जो पेपर 4 था एडिशनल सेशन जज 2023 का वो 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। आज एक न्यू जो है ना क्वेश्चन पेपर जो हमारे सामने है ये है सिविल लॉ 1 का पेपर था और पेपर 3 था एडिशनल सेशन जज के जो 2023 के एग्ज़ाम में। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आज अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आएँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है जो एक हमने अटेम्प्ट किया है उसको जो है ना देख लेते हैं। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये जो क्वेश्चन था उसमें सेक्शन 62 के बारे में बताया गया कि वो रिसीजन, नोवेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। वो फिर ये कहते हैं कि क्या ये जो सेक्शन 62 है वो इस गिवन सिचुएशन की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं। अब वो गिवन सिचुएशन क्या थी? क्वेश्चन में यही है कि एक बंदे ने ना 1000 रुपये डिक्री करवाया अपना सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। फिर उसने उसकी एग्जीक्यूशन फ़ाइल की। एग्जीक्यूशन के दौरान ही जो ए था, जो डिक्री होल्डर था, उसने जैसे ही एग्जीक्यूशन फ़ाइल की थी, बी जो जजमेंट डेटर था, वो कोर्ट में हाज़िर हो गया और उसने ये कहा कि भाई मैं आपको 100 रुपए जो है ना अभी पे कर देता हूँ और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं 9 इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज़ में वो मैं ना हर महीने जो है ना आपको पे करता रहूँगा। अब जैसे ही ये दोनों की जो एग्रीमेंट हुई, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, तो जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई। अब जो यहाँ पे जजमेंट डेटर था ना उसने 2 महीने कंसेक्टिवली ना जो एक एग्रीड अमाउंट थी 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट की वो पे नहीं की। जैसे ही दोबारा जो डिक्री होल्डर था उसने एप्लीकेशन दे के एग्जीक्यूशन को रिस्टोर करवाया, तो यहाँ पे बी जो है ना वो ऑब्जेक्शन रेज करता है कि जी ये अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है ना दोबारा से इनिशिएट नहीं हो सकती। सेक्शन 62 की जो एक रुकावट है कि वो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था अब वो न्यू अरेंजमेंट के अंदर आ गया। ये जो एग्रीमेंट 100 इंस्टॉलमेंट वाला बना था, तो ये जो है ना अब इस एग्रीमेंट की दोबारा से एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, केस फाइल किया जाए। ये एक हर्डल है सेक्शन 62 की, तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, उसकी डिग्री जो है ना एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ये अब एक सिनेरियो दिया गया है, इसको जो है ना हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। यही सारा क्वेश्चन था। अब इस आंसर के अंदर डेफिनेटली हमने टू द पॉइंट ही रहना होता है, तो उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नोवेशन, रिसीजन एंड ऑल्ट्रेशन 62 के अंदर जो बताया गया उसको एक्सप्लेन किया गया है। वो यही था कि इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ कि सेक्शन 62 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट व्हेन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और अल्टर और rescind द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नो लॉन्गर नीड टू बी परफॉर्म। डेफिनेटली सेक्शन 62 यही कहता है कि जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करते हो, अल्टर करते हो, रिस्सिंड करते हो, ठीक है, उसमें कोई जो है ना सब्स्टिट्यूशन लेके आते हैं आप, तो वो जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो वो पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी आप वो साहब ज़रा एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। आप जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है ना आप वो करवा सकते हैं, एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। इन द प्रेजेंट सिनेरियो द इशू इज़ वेदर द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू ऑल्टर द पेमेंट terms of the decree qualified as novation or alteration and whether B's objection under section 62 is legally sustainable under section 62। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही अराइज हो गया कि ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान जो न्यू अरेंजमेंट की गई हैं, क्या ये भी सेक्शन 62 के एम्बिट में फॉल करते हैं या नहीं? क्या इनको नोवेशन ऑल्ट्रेशन समझ के सेक्शन 62 के तहत वो जो अरेंजमेंट पहले वाली थी एग्रीमेंट जो भी जो सूट फॉर रिकवरी जो उन्होंने फ़ाइल किया था और डिक्री हुआ जिसमें एग्जीक्यूशन फ़ाइल हुई, तो वो तो ख़त्म हो गया। अब ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल आ गई है, तो पहले वाला तो परफॉर्म होगा नहीं, यानी कि उसकी जो डिक्री है वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अब न्यू वाली जो अरेंजमेंट है इसका जो है ना कोई आगे हल किया जाए। अब ये सेक्शन 62 की जो एक जो ऑब्जेक्शन था, जो एक बार था, वो किसने लिया? जजमेंट डेटर ने। अब इसमें सेक्शन 62 क्या कहता है? सेम वही कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड हो गया, न्यू सब्स्टिट्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ठीक है। अब इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कि 1000 रुपये की डिग्री है, 100 की इंस्टॉलमेंट है। अब हम इस टोटल जो है ना इसके एनालिसिस के ऊपर आते हैं, तो ये इसको चेक करते हैं। इन दिस केस parties did not substitute a completely new contract but merely altered the payment schedule of the original degree। अब स्टार्ट ही यही लिया कि इस केस के अंदर पार्टी ने जो सब्सटीट्यूट किया है ना अ कम्प्लीटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें कोई कम्प्लीटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना,
जस्ट मेयरली अल्टर्ड द पेमेंट शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल डिग्री। इसमें तो सिर्फ एक ओरिजिनल डिग्री की जो पेमेंट का तरीकाकार था ना, उस शेड्यूल की अल्ट्रेशन हुई है। दिस अल्ट्रेशन इज नॉट tantamount to a novation under section 62 but rather a modification of the method of execution। तो ये जो अल्ट्रेशन थी, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये नोवेशन है अंडर सेक्शन 62, बल्कि ये जस्ट एक मेरली अ मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन है कि एग्जीक्यूशन की इन्फोर्समेंट का एक मेथड जो है ना वो चेंज किया गया है, थोड़ा सा प्रोसेस। द ओरिजिनल डिक्री जो थी ना रिमेन्स बाइंडिंग एंड ओनली द टाइम लाइन फॉर पेमेंट वाज चेंज। ओरिजिनल डिक्री जो है ना वो बाइंडिंग रहेगी, सिर्फ जो टाइम लाइन फॉर पेमेंट थी ना उसको चेंज किया गया है। देयर फोर एज इंटाइटलमेंट टू रिकवर द डेकोरेटल अमाउंट रिमेन्स इंटैक्ट। तो जो ए की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग थी और वो अमाउंट जो डेकोरेटल अमाउंट उसने रिकवर करवानी थी वो स्टिल इंटैक्ट रहेगी। अब इसके अंदर इसकी मतलब जो है ना केस लॉ जो है ना वो में था 2015 CLD 1590। और इस केस में क्या बिल्कुल सेम यही फैक्ट्स थे जो हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था, क्वेश्चन सेम यही फैक्ट्स थे। इसमें क्या था, इज़ डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द सिनेरियो। कैसे? द डिफेंडेंट फेल्ड टू एडहेयर टू अ मॉडिफाइड पेमेंट शेड्यूल अंडर अ कांस्टेंट डिग्री। इसी तरह एक कांस्टेंट डिग्री हुई थी, एग्जीक्यूशन फाइल हुई, एग्जीक्यूशन फाइल के अंदर जो जजमेंट डेटर था उसने क्या किया, वो फेल हो गया, वो जो डेकोरेटल अमाउंट की उसने इंस्टॉलमेंट ली थी वो पे नहीं कर सका। एंड द प्लेंटिफ सॉट टू इन्फोर्स द ओरिजिनल डिग्री। The court held that failure to comply with the altered payment schedule did not extinguish the original obligations। तो सेम इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि अगर कोई बंदा फेल कर जाता है, फेलियर टू कंप्लाई विद द अल्टर्ड पेमेंट, जैसे इसमें शेड्यूल अल्टर हुआ था पेमेंट का, डिड नॉट एक्सटिंग्विश द ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो ओरिजिनली एक बंदे की जो डिफेंडेंट था सूट के अंदर और जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर जजमेंट डेटर था, उसको इस चीज़ से एक्सोनरेट नहीं कर देता कि वो अपनी ओरिजिनल ऑब्लिगेशन ही ख़त्म करवा बैठे, ये उसको जस्टिफाई नहीं करता। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विच अलाउड द रिकवरी ऑफ द फुल अमाउंट वाज स्टिल इन्फोर्सेबल। तो इस केस के अंदर भी यही हेल्ड किया गया था कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था कंपनीज के दरमियान, वो विच अलाउड द रिकवरी ऑफ द फुल अमाउंट, जिसमें जितनी भी अमाउंट थी वो उसने रिकवर करवाने के लिए केस फाइल किया था, वह स्टिल इन्फोर्सेबल। तो वही कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अभी तक इन्फोर्सेबल है। एंड द प्लेंटिफ वाज लीगली इंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल अमाउंट एज पर द ओरिजिनल डिग्री। तो इस 2015 CLD केस के अंदर भी यही सेम यही प्रिंसिपल जो है ना प्लेंटिफ जो है ना लीगली इंटाइटल था कि वो रिकवर करता अमाउंट जैसे ही ओरिजिनल डिग्री हुई थी। सिमिलरली एक और केस था इन 2023 CLD 14। अब इसके अंदर क्या हुआ, द लाहौर हाई कोर्ट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन अल्ट्रेशन एंड रेसिजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर दो पॉइंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उनमें डिफरेंस बताया कि अल्ट्रेशन क्या होती है एंड रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। इट हेल्ड दैट इफ़ द मॉडिफाइड करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पोजेस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स। जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर जो मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफाई कर दिया, डज नॉट पोजेस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स। वो जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना है ना वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स ना रखता हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले को ख़त्म करके दूसरा एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना, और डज नॉट फुली रिप्लेस द ओरिजिनल एग्रीमेंट, या पहला कॉन्ट्रैक्ट जो बना था वो साहब पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरे में थोड़ी सी रिसीजन वगैरह कर दी, और वो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको फुली चेंज नहीं कर देता, कोई ना कोई ऐसी माइनर सी चेंजिंग्स आ जाती है। द ओरिजिनल टर्म्स रिमेन इन्फोर्सेबल। तो वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इन्फोर्सेबल रहेगा। आगे उसकी कुछ छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन वगैरह कर दी गई है तो टर्म्स वगैरह को, तो ये बाइंडिंग नहीं है, असल चीज़ वही जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस रूलिंग कन्फर्म्स दैट इवन आफ्टर एन ऑल्ट्रेशन इन पेमेंट टर्म्स। इस जजमेंट के अंदर भी बताया गया कि अगर एक पेमेंट की जो टर्म्स हैं उनमें मेयरली छोटी सी ऑल्ट्रेशन कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स बाइंडिंग अनलेस एक्सप्रेसली सब्सटीट्यूटेड। हाँ, अगर कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया और उसमें बिल्कुल पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया और उसमें भी लिख दिया गया न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और टर्म्स एंड कंडीशन से भी यही लग रहा है कि पहले वाला टर्म बिल्कुल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया गया, अब ये न्यू फुटिंग के ऊपर है, तो पहले वाला अपनी साख हो जाएगा। लेकिन अगर पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ अल्ट्रेशन करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना है लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट वही है, रिकवरी ऑफ अमाउंट नहीं है, तो वो नोवेशन के ज़ुमरे में नहीं आएगा, सेक्शन 62 में वो मतलब फॉल नहीं करेगा कि हम कहें कि पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं हो सकता।
ठीक है, तो ये दूसरी जजमेंट भी इसी पॉइंट के ऊपर थी। तीसरी जजमेंट भी एक है 2024 CLD 829। इसके अंदर भी यही बताया गया कि द कोर्ट नोटेड दैट इनोवेशन और ऑल्ट्रेशन जो है डज नॉट डिस्चार्ज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अनलेस देयर इज क्लियर इंटेंशन टू सब्स्टिट्यूट द न्यू एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। सेम वही चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 62 अब जो है ना इस सिनेरियो के अंदर जो है ना कैसे एप्लीकेबल है, जैसे अब हमारा ये सिचुएशन हमें बताई गई है। In the present case, B's argument that the decree is unenforceable after the alteration is flawed। ठीक है, यहाँ पे बी ने यही आर्गूमेंट किए थे कि डिक्री जो है ना अब वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती क्योंकि जो ऑल्ट्रेशन है ना वो उसके रास्ते में रुकावटें हैं, वो चेंजिंग्स आ गई हैं उसके अंदर। वाइल द पेमेंट टर्म्स वर मॉडिफाइड, पेमेंट की टर्म्स जो है ना मॉडिफाई हो चुके हैं। द ओरिजिनल डिक्री रिमेन्स अनफोर्सेबल एज बी डिफॉल्टेड ऑन द न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये देखें दोबारा से, द ओरिजिनल डिक्री रिमेन्स इन्फोर्सेबल, सॉरी इसको मैं ये दोबारा से चेक करता हूँ। इन द प्रेजेंट केस जो बी था ना उसके यही आर्गूमेंट थे कि डिक्री जो है ना अब इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ऑल्ट्रेशन आ चुकी है, पेमेंट का जो मोड्स है ना वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, वाइल द पेमेंट्स टर्म्स वर मॉडिफाइड द ओरिजिनल डिक्री रिमेन्स इन्फोर्सेबल अब एज बी इज डिफॉल्टेड ऑन द न्यू अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट सामने आया कि चूंकि बी ने जो दूसरी अरेंजमेंट बताई गई थी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बाद कि वो 100 रुपीज़ पे करता रहेगा और उसने चूंकि उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है, वो डिफ़ॉल्टर हो गया, तो इसीलिए जो ए है ना वो जस्टिफाई है कि वो अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को दोबारा से जो है ना इनिशिएट करके बी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। बीज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट एज एग्रीड डज नॉट एक्सटिंग्विश एज राइट टू इन्फोर्स द ओरिजिनल डिग्री। अब बीस का जो फेल्योर था ना टू पे द इंस्टॉलमेंट एज एग्रीड, साहब ज़रा बी फेल हुआ है कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट जो उसने पे करनी थी नहीं दे सका। डज नॉट एक्सटिंग्विश इज राइट टू इन्फोर्स द ओरिजिनल डिग्री। अब इसका मतलब ये नहीं कि बी जो है ना अपनी डिग्री के इन्फोर्समेंट भी नहीं करवा सकता, एग्जीक्यूशन भी नहीं करवा सकता और हम कहें कि वो सेक्शन 62 के तहत जो है ना अब न्यू अरेंजमेंट आ गई हैं तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा से इन्फोर्समेंट करवाएं, केस फाइल करे और दोबारा उसकी एग्जीक्यूशन करवाएं, ऐसा नहीं है। द एग्रीमेंट टू पे इन इंस्टॉलमेंट वॉज नॉट अ नोवेशन बट मेयरली एन ऑल्ट्रेशन टू द मेथड ऑफ पेमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट आया था ना दरमियान में इंस्टॉलमेंट वाला, तो वो उन्होंने कहा है जजमेंट के ज़रिए भी जो चीज़ सामने आई है हमारे, तो वो क्या था, मेयरली क्या था, ऑल्ट्रेशन थी। ठीक है, वाज नॉट अ नोवेशन, मनसूखी नहीं थी उसकी कि हमने मनसूख कर दिया हो, जस्ट उसमें कोई अमेंडेंट थी, ऑल्ट्रेशन थी। ठीक है, मेथड ऑफ पेमेंट में एज सच द फेलियर टू एडहेयर टू द अल्टर्ड पेमेंट शेड्यूल रिवाइव्स इज राइट टू एग्जीक्यूट द डिक्री इन फुल। साफ ज़रा जैसे ही उसने फेलियर किया है तो वो दोबारा से अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान अपनी डिक्री जो है ना एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो इसको कंक्लूड करते हैं कि बीज ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ अनसस्टेनेबल। ठीक है, तो ये सस्टेन नहीं करते, अनसस्टेनेबल हैं। द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू मॉडिफाई द पेमेंट शेड्यूल डज नॉट अमाउंट टू इनोवेशन। ये जो एग्रीमेंट था मेयरली चेंजिंग ऑफ शेड्यूल जो है ना ये इनोवेशन के ज़ुमरे में नहीं आता बट रादर एन अल्ट्रेशन, जस्ट एक अल्ट्रेशन है ओरिजिनल डिग्री के अंदर। एज बी इज डिफॉल्टेड ऑन द इंस्टॉलमेंट, जैसे ही बी इंस्टॉलमेंट के अंदर डिफॉल्ट करेगा ए इज विद इन हिज राइट टू रिवाइव द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग एंड इन्फोर्स द ओरिजिनल डिग्री फॉर आर एस 1000। The alteration merely changed the mode of payment, not to enforceability of the decree itself। ठीक है, तो वो जो बी का जो एक स्टांस था, जो ऑब्जेक्शन था, वो कोई वर्थ नहीं रखता था। और ये जजमेंट्स भी आपको बता दिए, ये सेम इन्हीं जजमेंट्स के ऊपर ही ये जो है ना क्वेश्चन था। वहीं से मतलब इसका मतलब है कि हमारी जो ये डेली बेसिस के ऊपर जजमेंट्स वगैरह आती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के अंदर से ये जो है ना क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर बाज़ वक्त पूछ लेते हैं। द लीगल पोजीशन इज सपोर्टेड बाय द रूलिंग, ये जो भी आपको बताई हैं दीज जजमेंट्स क्या करती हैं, क्लैरिफाइज दैट मेयर ऑल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट रिलीव अ पार्टी ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट especially in case of default। ठीक है, thus A's application for resurrection of the execution proceeding is valid। तो जैसे उसने बहाली के लिए एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी है वो वैलिड है। एंड B's objection is without merit under सेक्शन 62। तो ये अटैम्प्ट है। बाकी दोस्त माशाल्लाह जो इस बड़ी काबिलियत रखने वाले हैं वो सजेशन भी दे सकते हैं, इससे अच्छी अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और इसी अटैम्प्ट के ऊपर आप ना रहें। ये जस्ट एक अटैम्प्ट है, एक कोशिश है जिसके ऊपर आपको मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो क्वेश्चन जो है अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।